दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 9 का यह दूसरा अध्याय है, भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। बहुत ही इम्पोर्टेंट हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं और फिजिकल फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड रिलाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है। और ऐसे तो आप जानते भी हैं कि हमारा पृथ्वी के बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं और वही सारी बातें जो हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं। लिखा गया है कि हमारे देश का आकार विशाल है, जिसके कारण इसके भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत, विशाल पर्वत हैं तो दूसरी ओर पठारी भाग एवं दूर दूर तक चौरस दिखाई देने वाला विशाल मैदान फैले हैं। अर्थात यहाँ सभी प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास हुआ है। यह सभी स्थलाकृतियाँ सभी जगह एक समान नहीं हैं। विशाल पर्वतीय भाग कहीं बर्फ से ढका है तो कहीं उन पर घने वन उगे हुए हैं। इसी प्रकार नदियाँ पठारी भाग को काट कर छाँट कर ऊबड़ खाबड़ बना दिया है। नदियाँ जो है क्या करता है, पठारी भाग को काट छाँट के ऊबड़ खाबड़ बना दिया है। विशाल मैदान के समतल जो है स्वरूप को नदियों की खड़ी कगार ने प्रभावित किया है। इसे जो है हम मोटे तौर पर देखेंगे, चित्र में देख सकते हैं कि इस पे जो है मोटे तौर पर लिखा गया है, चित्र में देखेंगे। भारत का वर्तमान भौतिक स्वरूप जो है भौतिक रूप रेखा होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियों जैसे कि अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण भी अहम भूमिका रही है। ये आपको दिख रहा है, ये मतलब उत्तर का भाग है जो जम्मू कश्मीर घाटी का है और यह गंगा का मैदान है। फिर देखेंगे तो ये दक्षिण का भाग मालवा का पठार है और ये दक्कन का पठार है। और यहाँ पर देखेंगे जब दक्षिण के भाग में तो नीलगिरी की पहाड़ी, ये नीलगिरी की पठार आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ये कन्याकुमारी है, हिंद महासागर, जो कि आपको महासागर का है। तो एक तरफ से देख रहे हैं ना, एक तरफ से हिमालय है, एक तरफ मैदान है, तब मालवा, ऐसे आप उत्तर से दक्षिण तक का भाग आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि भूगर्भ शास्त्रियों ने भारत में भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश की है। इस संदर्भ में कई सिद्धांत प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान में अधिकतर भूगर्भ शास्त्रियों ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर सहमति दी है। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूप्रपट्टी कई प्लेटों में विभाजित है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसी का हिस्सा है। यहाँ पर देखेंगे जो प्लेट विवर्तनिक है, प्लेट टेक्टोनिक का शब्द का जो है यहाँ पर शब्द का प्रयोग तुजो विल्सन किसने किया है? तुजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया। यहाँ पर याद रखेंगे, थोड़ा जूम करते हैं, देखिएगा जो प्लेट विवर्तनिक का जो है शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका जो है शब्द का प्रयोग किया है तुजो विल्सन ने। और कब किया है? तो 1965 ईस्वी में किया। किंतु इस सिद्धांत को सर्वप्रथम WJ मॉर्गन ने 1967 में प्रतिपादित किया। जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत देख रहे हैं, विवर्तनिक सिद्धांत, ये खोज तो सबसे पहले शब्द का जो प्रयोग है तो जो विल्सन ने किया 1965 में, लेकिन सबसे पहले जो है इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कौन? WJ मॉर्गन ने। तो ये याद रखना है, सर्वप्रथम और 1967 में। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 6 बड़ी एवं 9 छोटी छोटी प्लेटों से बनी है। कितने? तो इस सिद्धांत से मतलब कि प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत से कितने, तो इसके जो हैं ऊपरी और जो है यहाँ पर देखेंगे तो ऊपरी परपट्टी जो है 6 बड़ी और 9 छोटी छोटी प्लेटों से बना है। पहला देखेंगे 6 और 9 को। 6 में कौन कौन है? तो बड़े प्लेट में आपको ऑस्ट्रेलियाई भारतीय भूखंड, ये बड़ा प्लेट में आता है, और अफ्रीकी भूखंड, अमेरिकी भूखंड, यूरेशियाई भूखंड, प्रशांत भूखंड और अंटार्कटिक जो है भूखंड, ये
पूरे बड़े भूखंड हैं, बड़े प्लेट हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफ्रीका, अमेरिका, यूरेशियाई प्रशांत और अंटार्कटिक भूखंड है, याद रखेंगे। और छोटे प्लेट में कौन कौन से आते हैं, तो अरेबियन, फिलीपीन, जुआदोफूना और कोकोस, नजका, एस्केटिका, कैरिबियन और सोमालिया और बिस्मार्क, ये सारे जो हैं छोटे प्लेट हैं। ये सारे के सारे 9 छोटे प्लेट हैं। देखिए, प्लेट धरातल के वे दीर्घ क्षेत्र होते हैं जो ठोस भूपटल का निर्माण करते हैं। क्या होते हैं, ये धरातल का वो क्षेत्र भू पटल होता है, मतलब कि वो धरातल के वे दीर्घ क्षेत्र होते हैं जो क्या करता है, ठोस भूपटल का निर्माण करता है। ये जो दोनों प्लेट अभी देखे हैं, दो प्लेटों के बीच विवर्तनिकी अथवा प्लेट सीमांत का निर्माण होता है। जब दो प्लेट आता है तो क्या होता है, तो विवर्तनिकी या प्लेट सीमांत का निर्माण होता है। या फिर देखें ना, प्लेट जो ये देख रहे हैं विवर्तनिकी, तो इसी का निर्माण जब दो प्लेट आएगा बीच में तब होगा। जैसे कि यहाँ पर आप समझ लीजिए, अमेरिका और कोकोस आ जाए, या जो है ये दोनों आ जाए, या ये दोनों आ जाए। दो छोटा प्लेट है और बड़ा प्लेट है, कोई भी दो प्लेट जो है आपस में आएगा तो वो विवर्तनिकी या प्लेट सीमांत का निर्माण करेगा। आगे चलेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार भूप्रपट्टी के सबसे पुराने भागों में एक है। प्रायद्वीपीय पठार क्या है, सबसे पुराना है। यह जो है, यह वह खंड है जो पृथ्वी के प्रथम ठोस हुए धरातल की प्रतिनिधित्व करता है। यह भूखंड कभी समुद्र में नहीं डूबा, अर्थात यह भारत का सबसे प्राचीन, कठोर एवं भूखंड है। कौन है, प्रायद्वीपीय पठार जो है कभी भी समुद्र में नहीं डूबा है, यह याद रखेंगे। प्लेटों की गति के जो है कारण प्लेटों के अंदर एवं उन पर सेलों में दबाव एवं तनाव उत्पन्न होता है। इस कारण मोट मतलब बलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी की क्रियाएं होती। क्या होता है, प्लेटों की गति के कारण ही जो है दबाव और तनाव उत्पन्न होता है, और इसके कारण जो है मोर मतलब बलन या भ्रंशीकरण या ज्वालामुखी की क्रियाएं जो हो रही हैं, इसी के कारण हो रही हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है। टोटल के टोटल जो है यहाँ पर देख सकते हैं, प्रशांतीय महासागरीय और एशियन है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये अंटार्कटिक है प्लेट, और ये जो है अफ्रीकी है, और ऑस्ट्रेलियन है, और प्रशांत इधर देख रहे हैं यूरेशियन है। ये सारे के सारे प्लेट। और यहाँ पर देखने को एक दिशा आप समझिएगा कि यहाँ पर है प्लेट की गति की दिशा। तो आप देखते हैं कि प्लेट की गति की दिशा किधर है, इधर है। एक प्लेट की गति की दिशा देख रहे हैं, इधर है, और यूरेशियन का गति का दिशा किधर है, इधर है। मतलब कि उसका जो दिशा है, आप देखेंगे जो विनाशकारी होगा उसका दिशा कैसा होगा। यहाँ पर जो विनाशकारी होगा उसका देखेंगे तो इस कटिंग का होगा, एक लाइन है और दो, तो ये विनाशकारी होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये लाइनिंग आपको दिख रहा है, विनाशकारी का होता है। और यहाँ पर देखेंगे निर्माणकारी प्लेट जो होता है, जो सीधा होता है, क्या होता है, डायरेक्ट सीधा होगा, वो निर्माणकारी होगा। और जो अनिश्चित प्लेट सीमा जिसकी होगी वो बिंदु बिंदु से यहाँ पर दिख रहा है, अनिश्चित प्लेट सीमा यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो अफ्रीका दक्षिण अमेरिका के नीचे में है। चलिए आगे चलेंगे। लिखा गया तो यहाँ पर देखेंगे, इन तौर पर प्लेटों की गतियों को तीन वर्गों में बांटा गया है। कुछ प्लेटों जो होती हैं एक दूसरे के करीब आती है और विनाशी प्लेट सीमांत का निर्माण करती है। जो करीब आएगा वो विनाशी प्लेट सीमांत का निर्माण करेगा, सीमांत का। कुछ प्लेट एक दूसरे से क्या होता है, दूर जाता है, तब निर्माणक प्लेट सीमांत का निर्माण करेगा। जो नज़दीक आएगा वो विनाश कर देगा, जो दूर जाएगा वो निर्माण करेगा। परंतु जब दो प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में चला जाता है तो वह क्या होता है, संरक्षित प्लेट सीमांत होता है। सीधा सा यहाँ पर समझना है आपको कि जब दो प्लेट नज़दीक आएगा, यहाँ पर ऐसे करके आगे नज़दीक आएगा तो ये क्या कहलाएगा, विनाश करेगा, विनाश प्लेट सीमांत होगा। जब क्या होगा, जब यह एक दूसरे से क्या होगा, विपरीत दिशा में जाएगा, दूर जाएगा, मतलब यह एक दूसरे से दूर जाएगा, तब ये निर्माणक प्लेट का निर्माण करेगा। ये ऐसे याद रखेंगे। और जब जो होगा ये दोनों आपस में रगड़ेगा, यहाँ पर रगड़ते हुए विपरीत दिशा से जाएगा, मतलब एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा से जाता है, तो ये संरक्षित प्लेट सीमांत कहलाता है। ये संरक्षित प्लेट सीमांत कहलाएगा। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तब या तो वो टकराकर
टूट सकती है या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। जब ये क्या होगा, जब एक दूसरे के ये करीब आएगा तो वो टकरा भी सकता है और टकराएगा तो टूट जाएगा। या क्या होगा, तो प्लेट जो होगा फिसल कर एक दूसरे के नीचे चला जाएगा। और इन प्लेटों में जो है लाखों वर्षों में हो रही गति के कारण महाद्वीपीय स्थिति एवं आकार में परिवर्तन आया है। और भारत की जो है वर्तमान स्थलाकृति का आधार भूत विकास भी इसी प्रकार की गतियों से हुआ है। जो क्या होता है, एक प्लेट आता है, एक प्लेट जो है जाता है, नीचे चला जाता है। ऐसा ही जो है यहाँ पर वर्तमान में भारत में है स्थलाकृति। यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति करीब कब हुआ है, लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई है। पृथ्वी की इस आयु को 4 महाकल्पों मतलब एरा में बांटा गया है। 4 महाकल्प को देखेंगे, अजैविक है, एजोइक है, पुराजीव मतलब प्रारंभिक है, प्लेजोनिक है यानी कि प्राइमरी है, और मध्यजीव है या द्वितीयक है, मेसोजोइक है या सेकेंडरी है, या चौथा है नूतन जीव या साइनोजोइक है, जो कि पुनः में आप कह सकते हैं इसे कल्प मतलब पीरियड में बांटा गया है। 4 हैं, 4 में कौन कौन से हैं, अजैविक, पुराजैविक, मध्यजैविक या नूतन जो नवीन होता है। तो पूर्व के कैम्बियन की सबसे लंबी अवधि रही है, किसका, तो पूर्व कैम्बियन की सबसे लंबी अवधि रही है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से लगभग 55 करोड़ वर्ष पूर्व पहले समाप्त हुआ है। कब हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से 55 करोड़ वर्ष पहले ये समाप्त हो गया है। आगे चलेंगे, यहाँ पर 20 करोड़ भारत जो है 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था। कहाँ था, सुदूर दक्षिण में। दक्षिण कहाँ है, नीचे होता है, ठीक है। गोंडवाना लैंड का भाग था, क्या था भारत, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग था। याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। इसी गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल थे। कौन कौन था गोंडवाना लैंड में, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। संवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और संवहनीय धारा जो है भूप्रपट्टी को तोड़ दिया। और भारत ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होकर अर्थात दक्षिण का पठार उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के कारण अपने से अधिक बड़े प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया। और यह जो है जब ये टूट कर जा रहा था तो ये यूरेशियन प्लेट जो है उससे बड़ा था, तो उससे वो टकरा जाता है। और इसी प्रकार जो है 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोशीन कल्प में इन टकराव से दोनों प्लेटों के बीच थेथिस भू सन्नति के अवसादी चट्टानों में बलन पैदा हुआ और पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ। और इसी के कारण जो है पश्चिम श्रृंखला में इसका विकास होता है, जिनके कारण आज जो है आज भी यह कार्य जारी है, जिनके निर्माण का कार्य क्या है आज भी चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रतिवर्ष क्या होता है, प्लेटों की गति प्रतिवर्ष आर्कटिक कटक के निकट 2.5 मतलब 2.5 सेंटीमीटर और प्रशांत महासागर में 5 से 18 सेंटीमीटर है। यहाँ पर याद रखेंगे। आगे है कि पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड है जिसे पेंजिया कहा जाता है। जो आप देखेंगे पूरब की ओर देखने को मिलेगा तो ये जो है भाग है, पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड है जिसे पेंजिया कहा जाता है। इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके उत्तरी जो भाग है उसको क्या कहते हैं, अंगारा लैंड कहते हैं। और जो दक्षिणी भाग है उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहा जाता है। 1 मिनट आप पूरा जो है पूरा शुरू से हम इसको देखते हैं, ठीक है। पूरा को देखिए, पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही जो है भूखंड था। क्या था, पूरा जो है एक ही भूखंड था और जिसे पेंजिया कहते, इसको जो है पेंजिया कहते थे। ऐसे आप समझिएगा। 1 मिनट हम इसको ऊपर लेकर चलते हैं और यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो पूरा भाग था इसको हम क्या कहते थे, पूर्व में मतलब बहुत साल पहले भूखंड पर केवल एक ही भाग था, भूमंडल पर जो है केवल एक ही भूखंड था जिसको क्या कहते थे, इसको पेंजिया कहते थे, ठीक, पेंजिया। और इसके जो उत्तरी भाग था उसको अंगारा लैंड कहते थे और जो दक्षिणी भाग था उसको कहते थे गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके मध्य भाग को, ये जो मध्य भाग है इसको थेथिस सागर था। ये जो देख रहे हैं ये थेथिस मध्य भाग में थेथिस सागर था।
प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना लैंड का अंश है। ये दक्षिण का भाग है, तो दक्षिण भाग में प्रायद्वीपीय पठार ये गोंडवाना लैंड का अंश है। और वास्तव में यही भाग भारत की आधार भूमि है, और यही जो भाग है वास्तव में गोंडवाना लैंड जो दिख रहा है, यही जो है भारत की आधार भूमि है। यहाँ पर सीधे सीधे आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर कि हिमालय के ऊपरी उठने तथा दक्षिणी में थेथिस के शेष भाग के नीचे मुड़ने तथा उनमें अवसादों के निक्षेप के कारण एक बहुत जो है बड़ी द्रोणी मतलब बेसिन का यहाँ पर देखेंगे तो ये बेसिन कहलाता है। ऊपर का भाग और नीचे का भाग, जब बीच का भाग आप देखते हैं तो ये क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। बेसिन का निर्माण होता है, निक्षेप के कारण जो है बहुत बड़ी द्रोणी का नीचे बेसिन का निर्माण होता है। और इसके बाद जो है इसके बाद उत्तर पर्वत एवं दक्षिणी के पठारों से बहने वाली नदियों के अवसाद के द्रोणी में निक्षेप होने से एक बड़े समतल भूभाग का विकास हुआ। और उसके बाद जब ये हुआ तब यह क्या हुआ, यहाँ से जो है समतल, ये देख रहे हैं यहाँ पर समतल का जो है भूभाग का विकास होता है। यहाँ से नदियों का अवसाद द्रोणी में निक्षेप होता है और जो है मैदान बनता है, और जो भारत का विशाल मैदान कहलाता है। ये क्या कहलाता है? भारत का विशाल मैदान कहलाता है। किस प्रकार से हुआ आपने समझा कि ऊपर से जब ऐसे आप समझिएगा, ऐसे समझिए, ये हिमालय है, हिमालय का पर्वत है, ठीक है। ये ऊपर उठने तथा ये ऊपर उठा और दक्षिण में उसके दक्षिण में, नीचे दक्षिण होता है ना, नीचे दक्षिण में थेथिस, ये देखिए ये है दक्षिण, ये हिमालय है, ये नीचे दक्षिण है। तो थेथिस भाग जो है वो नीचे मुड़ गया, ये गया नीचे। अब जब ऊपर नीचे में अगर होगा, निक्षेप होगा, तो बीच का भाग होता है, तो एक बीच का जो भाग होता है वो क्या कहला गया? ये द्रोणी कहा गया। और ये द्रोणी भी कहते हैं, इसको बेसिन भी कहते हैं। जब ये बेसिन बना तो इसके बाद जो है उत्तर पर्वत एवं दक्षिण के पठारों से बहने वाली नदियाँ, यहाँ से भी नदी गया, यहाँ से जहाँ नीचे पड़ेगा वहाँ नदी तो बहेगा ही, तो ये दोनों जो है यहाँ पर नदी गया, यहाँ पर नदी गया, तो ये जो है नदी गया इसके बीच से, और इस द्रोणी में जो है अवसाद के द्रोणी में निक्षेप होने के कारण से जो है बड़े भू भाग का विकास शुरू हुआ, जो भारत का क्या कहलाता है? विशाल मैदान जो है कहलाता है। ये याद रखेंगे। आगे चलेंगे अब हम ये देख सकते हैं नए मोरदार पर्वत का निर्माण कैसे हो रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो हैं, और ये जो है ऊपर जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो नीचे हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे ये नीचे हो रहा है। जब ये ऊपर नीचे होगा तो यहाँ से अगर पानी बारिश होगी तो पानी कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। जब पानी जाएगा, पानी के साथ साथ जो है कंकड़ पत्थर गाद बालू सब कुछ जाता है। जैसे ही जाएगा तो द्रोणी में जाएगा, जब द्रोणी में जाएगा तो पानी बह कर कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो वो जहाँ पर समतल मतलब नीचे जाता जाएगा, और जो है अपने साथ जो गाद बालू मिट्टी कंकड़ पत्थर लेगा वो लेकर चला जाएगा। जब ये मैदान मतलब कि इसी के कारण जो है जहाँ जहाँ वो जमा हो जाएगा तो निक्षेप होगा, तो वही क्या कहलाएगा? मैदान। तो भारत का जो है मैदान इसी के कारण से निर्माण होता है। भारतीय जो मैदान है इतना बड़ा इसी के कारण से। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि सागरों से टकराती लहरों और पठार से निकलने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप से समुद्री तटीय मैदान का विकास हुआ है। हमने ऊपर अभी तुरंत समझा भी दिया है। आगे है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह निर्मर्जित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, भूमि का ये अवशेष है। जबकि जो है अंडमान का क्या बोल रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण जो है प्रवाली निक्षेप से हुआ। दोनों का याद रखेंगे, इसका जो है निमज्जित है और इसका जो है निर्माण प्रणाली जो है इसका निर्माण प्रणाली निक्षेप द्वारा इसका निर्माण हुआ है। आगे चलेंगे। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% जो है भाग पर्वतीय भाग है, 28% भाग पठारी है, 18% भाग जो है पहाड़ी है, और 43% भाग भूभाग है। याद रखेंगे कितना प्रतिशत भाग जो है पठारी है और कितना प्रतिशत पहाड़ी, कितना पर्वत है। तो पर्वत भाग है 11, पठार है 28, पहाड़ी है 18 और मैदान है 43। ठीक है। अब पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर के बीच है। पहाड़ी और पठारी की कितनी औसत ऊंचाई? 300 से 900। और इसके विपरीत जो है मैदान
एवं तट क्षेत्र में औसत ऊंचाई 160 मीटर से भी कम पाई जाती है। उत्तर के पर्वतीय भाग की ऊंचाई 1200 से 6000 मीटर तक है। क्या उत्तर जब जम्मू कश्मीर की उधर जाते हैं तो उधर 1200 से 6000 मीटर तक है। और जो है और इस भूभाग में कुछ शिखर ऐसे हैं जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है। जैसे एवरेस्ट का देख लेते हैं आप 8848 है, तो यही है। और जो है इसमें अधिकतर चोटियाँ वर्ष भर जो है बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ दबाव के कारण परिवलन एवं क्षिपभ्रंश मिलते हैं। झीलों के निक्षेपित होने से बृहद हिमालय में कई घाटियाँ का निर्माण हुआ है। हमें कश्मीर में डल एवं वुलर झीलें अवशेष के रूप में इसके प्रमाण होते हैं। क्या होता है, बृहद जो है झीलों के निक्षेपण होने से बृहद हिमालय में कई घाटियों का निर्माण होता है और इसमें से आपको डल और वुलर जो झील मिले हैं इसके अवशेष हैं प्राप्त हुए हैं। उत्तर की उच्च भूमि के मध्य में हिमाचल है। क्या है, उत्तर के देखते हैं तो ये मध्य है, ये इसको मध्य समझिए। इधर नीचे चलिए तो ये क्या है, ये आपको हिमाचल है। हिमाचल जो है 1000 मीटर से अधिक गहरी गॉर्ज पाई जाती है हिमाचल में, जिसमें कई नदियां प्रभावित होती हैं। इसके इस भूभाग के दक्षिणी जो है भाग में कौन है, शिवालिक भी कई महत्वपूर्ण घाटियों का विकास करती है। उसके बाद जो है इसके नीचे चले जाएंगे तो दक्षिणी है। दक्षिणी में आपको शिवालिक मिलता है और यह जो है कई महत्वपूर्ण विकास करता है घाटियों का। हिमालय पर्वत पामीर गांठ से निकलकर, ये बहुत बार पूछा गया हिमालय पर्वत किसका है, तो पामीर का गांठ है। हमने गांठ के बारे में पहले भी पढ़ा है। तो निकलकर पूरब की ओर जाता है। कहाँ जाता है, ये पूरब हिमालय जो है निकलकर पूरब की ओर पामीर की गांठ से निकलकर जाता है। यह दक्षिण की ओर चाप बनाते हुए उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के उपरांत यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे करके ऐसे चला, ब्रह्मपुत्र नदी पार किया और यह जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जहाँ ये पटकोई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, लोसाई, मिजोरम पहाड़ियों के नाम से विख्यात है। और यहाँ पर ये किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो है पटकोई नागा कहा जाता है, ये नागालैंड में। मणिपुर और लोसाई जो है मिजोरम के पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मिजोरम में इसको जो है लोसाई और मणिपुरी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। मिजोरम पहाड़ियों के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है और इसको ही पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी जो है हिमानियाँ मिलती हैं। इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, बियोका और बतुरा प्रमुख हैं। इसमें जो हिमानियाँ कौन कौन है, गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, ओका और बतौरा प्रमुख है। यहाँ कई जो हैं प्रसिद्ध दर्रे भी हैं। इनमें जम्मू कश्मीर से जोजिला और बुर्जिल, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लालचा और शिव किला कहाँ है, 1 मिनट हम फिर से देखेंगे। इसमें क्या है, तो इसमें बहुत दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर से जोजिला और बुर्जिल, हिमाचल प्रदेश में जो है लालचा और शिवकिला, उत्तरांचल में थागला और सिक्किम में नाथुला और जो है जारेपला दर्रा प्रमुख है। यहाँ पर याद रखें, सिक्किम में क्या है, नाथुला और जारेपला। और उत्तरांचल में कौन है, उत्तरांचल में थागला है और जो है हिमाचल में लालचा और शिवकिला है और जम्मू कश्मीर में जोजिला और बुर्जिल है। आगे है कि उत्तरी पर्वतीय भाग के दक्षिणी विशाल समतल भूभाग है। क्या है, उत्तर पर्वतीय भाग के दक्षिणी विशाल समतल भूभाग है जो गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों के तलछटों के निक्षेप से बना है। उसकी उत्तर जो है इसकी औसत गहराई 460 मीटर है। इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज 5 हैं। सिंधु के 5 बिंदु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अपशिष्ट पर्वत के पश्चिमी में गंगा और उसकी सहायक नदियां यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन ये आदि पूरब में बहती हैं। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन से हैं, यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू
सरियों कोसी महानंदा सोन, ये पूर्व की ओर हैं। और पश्चिम की ओर जो बहते हैं उसमें से झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये याद रखना है सिंधु का। चलिए आगे है कि अरावली इस प्रकार जल विभाजक का काम करता है। अरावली क्या करता है? जल विभाजक का काम करता है। देखिए इस समतल भूभाग में मध्य में कौन है? अरावली पर्वत है। और यह मध्य में अरावली पर्वत जब आ जाता है तो सिंधु की सहायक नदी जो है, जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है, यह सारे कहाँ चले जाते हैं? तो पश्चिम की ओर। और यहाँ पर गंगा है तो गंगा चले जाते हैं पूर्व की ओर। और गंगा में सहायक नदियाँ कौन कौन? गंडक, यमुना, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन। और ये जो है अरावली का पर्वत जो है क्या करता है? जल विभाजक का काम करता है। इस प्रकार से भारत का दक्षिणी भाग पठारी क्षेत्र है। भारत का दक्षिणी भाग आप जान ही रहे हैं, और जिसके उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियां हैं। और इस क्षेत्र में की औसत ऊंचाई कितना है? 500 से 750 मीटर है। नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र में दो भागों में बांटती है। यहाँ पर देखेंगे, याद रखेंगे, नर्मदा नदी जो है वो क्या करता है? संपूर्ण पठारी क्षेत्रों को दो भागों में बांट देता है। याद करिए, रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। सतपुरा के दक्षिण तापी नदी की घाटी है। सतपुरा अगर यहाँ पर है तो ये दक्षिण में तापी है। याद रखेंगे, दक्षिण में तापी नदी घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों नदियों ने संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण किया है। कौन कौन? नर्मदा और तापी। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से में होकर बहती है। याद रखेंगे, ये दोनों नदी जो है, यहाँ पर दो ऐसे करके पहाड़ है, उसके बीच से ये गुजरते हुए आगे बढ़ती है, ये भ्रंश घाटी है। तो ये भ्रंश घाटी से होकर कौन कौन नदी? तो नर्मदा और तापी। इस पठारी क्षेत्र के उत्तर सीमा पर विंध्याचल पर्वत है। इसके बाद जो है यहाँ पर पठारी है तो ये नीचे में आप देखते हैं कि कौन है? विंध्याचल पर्वत है। इसके पश्चिम और पूर्व में कई पहाड़ियाँ हैं। और पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत सह्याद्री के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो देखते हैं ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट है। और जो पश्चिमी घाट है उसको आप क्या कहते हैं? सह्याद्री के नाम से ये इसको जाना जाता है। इसमें जो है यहाँ पर 3 प्रमुख दर्रे हैं। याद रखेंगे, जो पश्चिमी घाट में सह्याद्री हैं इसमें 3 प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ पर से देखेंगे 3 प्रमुख दर्रे। एक दर्रे का क्या नाम है? एक है थाल घाट, एक है थाल घाट, एक है भोल घाट, एक है पाल घाट। ये 3 दर्रे हैं, ये याद रखेंगे। जो पश्चिमी घाट पर्वत जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, इसमें 3 प्रमुख दर्रे, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थार घाट, भोर घाट, पाल घाट, याद रखेंगे। चलिए 3 दर्रे हो गए। पूरब में जो है भाग वो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ अत्यधिक कटी छटी है। यहाँ की पहाड़ियों को काट कर महानदी, यहाँ पर याद रखेंगे ये पूरब का भाग है। यहाँ पर ये कटी छटी है, बहुत ही पहाड़ी। यहाँ जो है पहाड़ियों को काट कर कौन कौन? तो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बहती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ से ये बहती है पूर्व से। याद रखना है आपको, कहता है कि पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है? पश्चिम की ओर बहता है नर्मदा और तापी। पूर्व की ओर कौन बहता है? तो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, याद रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे। पूर्वी घाट के प्रमुख जो है पहाड़ियों में उड़ीसा, महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश की जो है नलामलई और पालकोंडा और बेलिकोंडा, तथा तमिलनाडु में अन्नामलई, पचामलई, शिवराय, पलनी, बेलगिरी उल्लेखनीय है। ये सारी के सारे नाम पूछे जा सकते हैं। पूर्वी घाट में प्रमुख जो है पहाड़ियाँ कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा में महेंद्रगिरी के नाम से आपसे पूछा जाता है, महेंद्रगिरी कहाँ है? तो उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश का कौन कौन सा पहाड़ी है? याद रखेंगे 3 है, जो है नलामलई, पालकोंडा और बेलिकोंडा। तमिलनाडु में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 3-4 मिलते हैं। अन्नामलई, पचामलई, शिवराय, पलनी और बेलगिरी, ये 3 नाम आपको तमिलनाडु का याद रखना है। आगे चलिए, देखिएगा आगे है कि दक्षिण के पठार के पूर्व और पश्चिम किनारे पर तटीय मैदानों का विकास हुआ है। पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण एवं कटा-छटा है, जबकि पूर्व में चौड़ा एवं समतल है। ये हमने अभी तुरंत ऊपर में भी पढ़ा है। और कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेप के उद्गमन मतलब
अपलिफ्टमेंट से बना है। जो ये समुद्री जो है निक्षेपण से कक्ष का रन बना है, कक्ष के रन का मैदान। ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान के उत्तर पश्चिम में शुष्क मैदान प्रदेश है। जो उत्तर का देखेंगे ऐसे करके यहाँ पे भाग जो है उत्तर का ऊपर वाला उत्तर के विशाल मैदान के उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम का भाग है। इसमें शुष्क प्रदेश है जो कि राजस्थान की मरुभूमि कहलाती है। ये जो है राजस्थान है, क्या राजस्थान की मरुभूमि है। यह थार मरुस्थल का एक भाग है। यहाँ रेतों के अनेक टीले मिलते हैं जो वायु की दिशा के लंबवत फैले हैं। और दक्षिण भाग में जहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं वहाँ बालू के टीलों का ढेर, मतलब ढाल हवाओं की दिशा की और लंबी, सरल और लहरदार है, किंतु दूसरी ओर ढाल अधिक खड़ा होता है। इनकी ऊंचाई 120 से 150 मीटर तक होती है। हम थोड़ा ऊपर चलेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में बताया गया है। ये देखेंगे जो 100 मतलब कि जितना ऊपर है उतना, तो जो 1200 मीटर से ऊपर है, तो ये भाग देख रहे हैं, ये 1200 मीटर से क्या है, ये भाग ऊपर है। और 600 मीटर से ऊपर का भाग आपको जो दिख रहा है, ये 600 से मीटर का भाग यहाँ पर भी कुछ है और यहाँ पर भी कुछ आपको दिखता है, ये भाग जो दक्षिण में है। और जो भाग 300 से 600 तक का है, ये भाग यहाँ पर आपको तमिलनाडु, केरल और जो है गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं। और जो है ये कहाँ पर मिल रहा है, आपको मिल रहा है आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, यहाँ पर मिल रहा है, कर्नाटका। और जो 0 से 300 मीटर का ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ये जो दिख रहा है बिहार, उत्तर प्रदेश, ये वाला भाग जो है 0 से 300 वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ क्षेत्र है। और जो है ऊपर में चलेंगे तो पंजाब, दिल्ली और राजस्थान, गुजरात, नीचे में भी आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु के तरफ। ठीक है। और आगे चलेंगे पर्वत श्रेणी जो दिख रहा है, ये सारे क्या है, पर्वत श्रेणी है। ये पर्वत श्रेणी, ऊपर वाला भी पर्वत श्रेणी है। इन सारे का नाम जो है नीचे लिखा गया है, कैलाश श्रेणी से नीचे देख सकते हैं, ये कैलाश श्रेणी है। और कैलाश श्रेणी से नीचे भी आपको 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट देख रहे हैं, ये तीनों पार्ट पर्वत श्रेणी के हैं। ऊपर में आपको जम्मू कश्मीर की तरफ बहुत सारे दिख रहे हैं पर्वत श्रेणी। ये देख सकते हैं, सुलेमान है, किरथर है, हिंदुकुश है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकता है कि कैसे कैसे ये जो लक्षद्वीप है और यहाँ पर अंडमान निकोबार है, ये सारे पॉइंट यहाँ पर बतलाए गए हैं। चलिए आगे हम चलेंगे। अब ऊपर में जो हमने अभी तक बतलाया वो सारे के सारे क्या क्या थे, वो सारे बात यहाँ पर लिखे गए हैं। देखिए, सामान्य तौर पर भारत को निम्नलिखित 6 भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। 6 में, एक हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान और भारतीय मरुस्थल, और छठा है आपका द्वीप समूह। देखिए एक एक करके इसका हम अध्ययन भी करेंगे। हम चलते हैं भौतिक विभाग में, जो है सामान्य रूप से भारत को 6 भागों में बांट रहे हैं। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा देखेंगे, पाँचवा ऊपर में यहाँ पर देखिए। अब छठा जो है वो क्या है, द्वीप समूह है। छठा द्वीप समूह कहाँ मिलता है, लक्षद्वीप और निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और पाँचवा, तीसरा, पहला देखिए, पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है उत्तर विशाल, तीसरा दक्षिण का पठार। तो ये देखिए तीसरा आपका दक्षिण का पठार है, ये देख रहे हैं, ये उत्तर का पर्वत है। और दूसरा ये देख रहे हैं मैदान है। और तीसरा हो गया। चौथा पाँचवा देखेंगे तो चौथा पाँचवा आपका है जो तटीय और भारतीय मरुस्थल। तो ये भारतीय मरुस्थल है और ये भारतीय मरुस्थल है। और तटीय देखेंगे तो ये आपका तटीय भी है, ये जो भाग देख रहे हैं ये तटीय भी है। तो इस प्रकार से आप 6 भागों में इसको बांट सकते हैं। चलिए कौन कौन सा, हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह। हम एक एक करके 6 के 6 पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम जो है दूसरे भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 1.5 घंटा प्लस आपका वीडियो ये बनने वाला है। इसको हम दूसरे पार्ट में करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भौतिक विभाग के जो हैं
यहाँ पर फिजिकल रिवीजन जो पढ़ने वाले हैं 2 यहाँ पर 6 के 6 पढ़ेंगे और 6 का 6 जो है अगले वीडियो में हम एक वीडियो में इसको बना देंगे, ठीक है। तो मिलिए अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।